हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर उत्तराखंड अपर पीसीएस। हिंदी में ही होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हिंदी में ही होंगे। और ये आप पेपर में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इनमें से मैं गारंटी देता हूँ जितने भी इस वीडियो में आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। और देखिए जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के भी बकायदा मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इसमें से इस वीडियो से पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखना। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर मार देना, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखना अंत तक। हर एक चीज़ जो इसमें देखिए क्वेश्चन है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी बताऊंगा, और आपको हर एक चीज़ लिखना है, उसको आपको एक नोट्स टाइप का बनाना है और उसको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत करके छाटा आपके लिए। तो एक बार जरूर देख लेना इन क्वेश्चंस को। आपका पहला क्वेश्चन जो आता है, देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है आपको। अब देखिए असत्य क्वेश्चन कौन सा है इसमें से, ठीक है। गलत क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट है कौन सा दिया है। जो पहला स्टेटमेंट है आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो था, उसके अनुसार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। आपको पता होगा हमारी जो संविधान है उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब संविधान बना था स्टार्टिंग में, तो उस समय कितनी भाषाएं थी हमारे संविधान में, तो 14 इसका आंसर होगा। ये ऐसे वन लाइनर उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो पहला वाला है आपका 1967 में 21वां संविधान संशोधन से 15वां लैंग्वेज था ये सिंधी भाषा का, ठीक है। तो जो 14 भाषा तो पहले से थी, जो 15वीं बनी थी आपकी वो सिंधी भाषा बनी थी। उसके बाद ये भी सही है, पहला वाला सही है, सेकंड वाला सही है। अब तीसरे वाले की बात करूं तो 92वां संविधान संशोधन, देखिए 2002 में आपका ये नहीं बना था, ये आपका गलत है, ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जो थी आपकी जोड़ी तो गई थी, लेकिन ये 2002 के तहत नहीं। छोटी सी गलती है इसमें। 92वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 2003 आएगा, ठीक है। 2003 के सन में आपका संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए 92वां जो संविधान संशोधन है, यानी कि 92वां संविधान संशोधन है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई है ये भी एक सिंगल लाइन में पूछा जाता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चन एक है और 4 स्टेटमेंट है, और इन चारों स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं आपके अलग अलग से। तो मैंने इसको आपके जो क्वेश्चन को ज़्यादा न रखते हुए इनको छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में रखा है मैंने, इसी में से आपको चीज़ें देखनी है। देखिए जो आपका असत्य गलत ये कथन है वो है आपका तीसरा। जो चौथा है 71वां संविधान संशोधन 1992 1992, इससे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। तो अब टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? 22 लैंग्वेज हो गए हमारे संविधान में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे संविधान में है, संविधान में भाषा कौन से अनुसूची में पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में, ये याद रखना 8वीं अनुसूची में। मैंने सारा कुछ लिखा भी है इस अगले स्लाइड में, देखिए। तो देखिए आपको एक चीज और याद रखना है, 70वां संविधान संशोधन था 1992, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने इसलिए जोड़ दिया इसमें। 1992 यहाँ पे भी आया है, और आप देख सकते हैं 1992 यहाँ पे भी आया। तो एक ही सन में 70वां भी 71वां भी संविधान संशोधन हुआ है। इसमें क्या है, बेसिकली दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विधानसभा के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन या निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। देखिए आप जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा से जो निर्वाचित होके आते हैं वहां पर राज्यसभा और लोकसभा में, तो उनके सदस्य प्लस जो सभी राज्य हैं, ऑल स्टेट्स, उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं इस चीज को ध्यान से सुनना, निर्वाचित सदस्य बोल रहा हूँ। और एक चीज और देख लेना आप, जो लोकसभा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रस्ताव था, उनके लिए 2 सीटें थी, ठीक है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, आपको ये चीजें याद होगी, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं। तो 2 जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। और राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? राज्यसभा में 12 लोग होते हैं। ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, ठीक है, कला से, संगीत से, खेल से। तो ये 12 राज्यसभा में होते हैं, 2 लोकसभा में होते हैं। लेकिन रिसेंटली 105वां जो संविधान संशोधन हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रस्ताव था, उसको
कैंसिल कर दिया। अब 2 एंग्लो इंडियन यहाँ पे नहीं होंगे शामिल, ठीक है। अब तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का जो था प्रस्ताव वो नहीं होगा, केवल और केवल 12 लोग हैं राज्यसभा में वही होंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो टोटल 14 होते हैं, 12 और 2, ठीक है। लेकिन अब जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो अब 105वें संविधान संशोधन से हट गए हैं। और यहाँ पे जो 17वां संविधान संशोधन है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी अब भाग देंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से जो भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नहीं होते थे वहाँ पे एलिजिबल जो सदस्य होते हैं, जो 17वां संविधान संशोधन है उसके अकॉर्डिंग अब दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे निर्वाचित। 8वीं अनुसूची देख लीजिए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 92वां संविधान संशोधन 2003 आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि कौन सा कथन हमने जो हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमने कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो वो बेसिकली हमें ये बताना है। तो देखिए, जो पहला है स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, हमने प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को लिया गया, बिल्कुल सही है ये भी। देखिए एक चीज़ और ये भी याद रख लेना, संसद के जब दोनों सदनों को कौन आहूत करता है, यानी कि कौन बुलाता है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। संसद के दोनों सदनों को कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो संसद के जो दोनों सदनों को बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग होती है जब, तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति, और जब संयुक्त बैठक होती है उनकी, उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोनों अलग अलग हैं, इसको याद रख लेना। कनाडा संघ राज्य के बीच शक्ति, जो कनाडा है, कनाडा से हमने लिया है संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, जो सेंटर और स्टेट है उनके पावर जो होते हैं उसको लिया गया है हमने कनाडा से। और ये कनाडा अभी याद रखना, अभी 50 सालों में यहाँ पे फिर से 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी, अब जाके यहाँ पे एक बार और फिर से 50 साल बाद इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी लागू की गई है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ये याद रखना है। रूस से, ये भी ठीक है और सेकंड वाला भी ठीक है, जो गलत है फोर्थ है, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य तो लिए हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं लिया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आगे भी मेंशन की है, दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या क्या है हमारे उसमें, दक्षिण अफ्रीका से हमने राज्यसभा का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में, ये भी याद रखना है, ये पूछा जाता है बार बार। और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया है। और एकल नागरिकता आपको याद होनी चाहिए, भारत की नागरिकता कौन सी है, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो ये यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। आपको एक बार अमेरिका की पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका की लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसके जो स्टेट होते हैं उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है, तो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। और यहाँ पे एकल नागरिकता है कि एक ही बार आपको लेनी पड़ती है नागरिकता, ठीक है, मतलब एक पूरे भारत में आप अलग अलग स्टेटों वाइज ऐसे नहीं लेना पड़ता है, एक इंडिया में एक ही नागरिकता चलती है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ये कहाँ से लिए है, दोनों आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तो आपको याद रखना है सिद्धांत कहाँ से है, 36 आर्टिकल 36 से लेकर 51 से। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, 51 जो ए है उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये चीज याद रख लेना, मौलिक कर्तव्य। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस कमेटी की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको लिया है। जर्मनी, यानी देखिए बार बार इसको पूछा जाता है, बाइमर का संविधान भी बोला जाता है इसको, जर्मनी ना आके बाइमर का संविधान भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी, उसी को ही जर्मनी का संविधान बोलते हैं। तो यहाँ से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित उसकी शक्तियाँ बताई गई हैं। आपातकाल, देखिए आपातकाल 3 तरीके से है, इमरजेंसी इंडिया में 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल 356 में आपका स्टेट का है, मैं लिख देता हूँ, ये स्टेट का हो गया, ये नेशनल इमरजेंसी होगी, और आपका ये है नेशनल इमरजेंसी। और 360 में आपका फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय, फाइनेंशियल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट पूछते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव इस बार होने वाला है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में गड़बड़ी होती है उसकी जांच कौन करता है, तो बहुत ये बार पूछा भी गया है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। और सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत इसके पास पावर होती है कि ये जांच करे, अनुच्छेद 71 71वां अनुच्छेद के अनुसार ये करता है, ठीक है। तो मैंने पिछले वाले का आंसर दे दिया था ना, हाँ, जो चौथा है वो गलत है, असत्य, और जो आपका यहाँ पर आंसर होगा राइट आंसर अनुच्छेद 71। अब देखिए यहाँ पे 72 के है, 74 के है और 65 के है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति के बारे में ही देख लेते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 52 में ये कहा गया है कि एक भारत में राष्ट्रपति का उल्लेख है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट क्या है 63 में, ठीक है। 63 में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का है 52 आर्टिकल में, ये याद रखना है। कौन से आर्टिकल में, राष्ट्रपति के बारे में 52, उपराष्ट्रपति 63 आर्टिकल में है। और सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, 124 आर्टिकल में है, ये याद रखना है, ठीक है। और चुनाव आयोग, चुनाव है यहाँ पर आया हुआ, तो चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है, 324। और ये आपको याद रखना है चुनाव कौन से आर्टिकल में है, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में और उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। तो यहाँ पे आपको चुनाव आयोग के बारे में देखना है, 324 में उल्लेख है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक, सॉरी, चुनाव आयोग के बारे में। अच्छा ये चीज देख लेना, 72 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति, ये मैंने आगे भी लिखा है शायद। और 74 में क्या है आपका, 74 में है काउंसिल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे आगे मेंशन है काउंसिल एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो 65 में है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है जब एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपको, ये मैंने आगे बताया भी है, आंसर आपका 71 आ गया है। और 72 में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है। अच्छा एक चीज़ बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, और ये चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से आर्टिकल में है। महाभियोग जिसको हम कहते हैं, महाभियोग कहाँ से लिया गया है और कौन से आर्टिकल में, ठीक है। 74 है काउंसिल एडवाइस करता है, 65 में है वॉइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, चुनाव आयोग 324, 52 में प्रेसिडेंट हो गया आपका, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और 124 में सुप्रीम कोर्ट हो गया, 63 में वॉइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य को पहचानना है आपको। पहला स्टेटमेंट है आपका, सबसे हल्का ग्रह बुध है, ये सही है। केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी को ही आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आंतरिक ग्रह क्या है ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन सही है, शुक्र एवं अरुण यानी कि यूरेनस, इसकी घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। केवल शुक्र और अरुण ही एक दो ऐसे ग्रह हैं, ये दो ग्रह जिनकी जो घूर्णन की दिशा होती है पूरब से लेके पश्चिम की ओर होती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल जो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है, ये याद रखना, लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो अब मैं इसको आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, इसके बाद एक कौन सा आता है, मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह, ये चार ऐसे ग्रह हैं जिनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अब आंतरिक ग्रह क्यों कहा जाता है इनको, ये चीजें समझ लेना। जो सूर्य व क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सूर्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं एक चीज आपको इसको पूरा डिफाइन कर देता हूँ। सूर्य के बाद क्या आता है, बुध ग्रह, इसको ध्यान से सुनना। सूर्य के बाद बुध ग्रह सबसे पास में बुध है, फिर उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, इसके बाद आएगा आपका मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल के बाद क्या आता है, बृहस्पति। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और छुपा हुआ है, मैं आपको फिर बताता हूँ। बृहस्पति के बाद क्या आता है आपका, शनि, ठीक है। आपको मैं ये लिख देता हूँ, शनि आता है, ठीक है। शनि आ गया, फिर उसके बाद अरुण आ गया, उसके बाद वरुण आ गया। अरुण यूरेनस हो गया आपका, वरुण आता है, ठीक है। ये आपके बढ़ते हुए क्रम में। देखिए अब यहाँ पे क्या एक चीज आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
अब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। एस्टेरॉयड मीन्स यानी कि क्षुद्र ग्रह जो हैं ये सारे, इसकी एक बेल्ट है यहाँ पे मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में। और प्रश्न पूछा जाता है मंगल ग्रह, ये जो आपका क्षुद्र ग्रह है या एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो कौन से दो ग्रह के बीच में पाई जाती है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ये क्षुद्र ग्रह है आपका एस्टेरॉयड है, इससे पहले के जो 4 ग्रह हैं इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो इसके बाद के 4 हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह, या बृहस्पति के कारण इसको बृहस्पतिय ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए बृहस्पति सबसे गर्म ग्रह कौन सी है, कौन सी आपको ये बताना है कौन सा है। और लेटा हुआ जो ग्रह है यूरेनस है, ठीक है, अरुण। अब इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष में इतना झुका हुआ है ना, जब आप इसको देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये लेटा हुआ है, इतना झुका हुआ है अपनी अक्ष में। तो ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सवाना कहाँ पाया जाता है? देखिए अब ज्योग्राफी आ गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। सवाना घास के मैदान, ये घास के हैं, घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, बिल्कुल सही है, अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड्स हैं दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। पंपास है अर्जेंटीना में। तो ए का ABCD ऐसे करके ऑप्शन है, ABCD कौन सा ऑप्शन में? ये वाले में, ठीक है। तो ये सेकंड वाला आपका आंसर सही रहेगा। सवाना अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना। आपको इसमें देखना क्या है, काम्पोज ये है ब्राजील में। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला व कोलंबिया में। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर बार जो क्वेश्चन दिया जाता है लानोस घास के मैदान, वेनेजुएला इसका आंसर, जो पिछली प्रीवियस ईयर के बुक में भी मिल जाएगा आपको, तो उसका आंसर वहाँ पे केवल वेनेजुएला ही दिया जाता है। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला आपने याद रखना है। स्टेपीज है आपका एशिया में पाया जाता है। प्रेरी आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका वो कनाडा में, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ही याद रखनी, ज़्यादा नहीं है, 8-10 ऐसे होंगे, 8 या 10 घास के मैदान है, यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? अब एक चीज़ आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ यहाँ पे जो 40वीं साइट है हेरिटेज साइट, वो अभी धौलावीरा बनी है, ठीक है। धौलावीरा ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक जगह है, और धौलावीरा को ये क्या है, हेरिटेज साइट में अभी अभी डाला है। और लोथल भी आपको याद रखना है, लोथल कहाँ है? लोथल और धौलावीरा एक ही जगह में है, गुजरात में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना आप। इसमें ये पूछा जा रहा है जो सिंधु घाटी की खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे उस समय जो उनके व्यापारिक और आर्थिक विकास थे ना, उनका पता चलता है। तो ऐसे क्या चीज़ मिल गई उनकी खुदाई में जिससे उनके व्यापारिक और आर्थिक विकास के बारे में पता चला? तो उनकी जो मुद्राएं थी ना, उनको जब उनकी मुद्राएं मिली खुदाई में, तो उनसे पता चलता है उनकी व्यापारिक और आर्थिक विकास कितना हुआ था। देखिए मैंने ये पूरा लिख के ही बता दिया आपको। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था, ये चीज़ है। इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं। देखिए जो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल है, और यहाँ पे जो अनाज के बड़े बड़े भंडारण थे ना, तो उनसे तो पाया जाता ही है, बल्कि उसके साथ साथ कहाँ से पाया जाता है? बड़े बड़े जो भूभाग थे, ढेर, उसकी जो ढेर लगी थी मिट्टी की, उसमें बहुत सारे मोहरें मिली हैं, एक रूप लिपि मिली है, उनके मानकीकृत माप तोल की जो प्रणाली होती है वो भी चीज़ें मिली है। और साथ साथ में जो हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर जो हैं पत्थर, धातु, हड्डी आदि इनका व्यापार भी करते हैं, ये चीज़ें की भी पुष्टि हुई है। यहाँ के लोग जो अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाके में पहुँचाने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बनता भी है, नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे ये इधर से उधर जाने में, ठीक है। अपने जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नावों और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। और हड़प्पा मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पा ही लोगों ने महत्वपूर्ण कई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया था, ठीक है। ये चीज़ देख लेना आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, 4 तक तो सबको याद है कि 5वीं बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। हर्ष के
काल में हुआ था, हर्ष के काल में कन्नौज में हुआ था। बाकी सारी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको कन्नौज में, ठीक है। इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ के भी जाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% पूछा जाएगा। मैं लिख के देता हूँ 100% है यहाँ से एक क्वेश्चन। हर्ष के समय में कन्नौज में हुआ था, ये जो आपका इसका आंसर है 5वीं बौद्ध परिषद। इसके बाद आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और अजातशत्रु के काल में, ठीक है, अजातशत्रु उसके शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। ये चीज पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है, कालाशोक के काल में हुई थी और सबाकामी की अध्यक्षता में। यहाँ पे पूछा जाता है कालाशोक के काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के काल में। देखिए यहाँ पे जो ये तीसरा है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अशोक ने इसके बाद अपना धर्म जो था, देखिए जो कलिंग है, कलिंग वॉर था ना, उसके बाद जो अशोक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है अशोक ने अपना धर्म कब चेंज किया। जब कलिंग वॉर हुआ था उसके बाद अशोक ने अपना धर्म चेंज कर दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन में, ये पूछा जाता है, लेटेस्ट है, जम्मू कश्मीर में आपका जो कौन सी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, वसुमित्र की अध्यक्षता में तथा अश्वघोष उपाध्यक्षता थी उनकी, ठीक है। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन में, अश्वघोष की उपाध्यक्षता में और कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुए थे, हीनयान और महायान में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ये चीज याद रखना है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध ही आपका आंसर होना है। ग्रह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, इस चीज को याद रखना, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है ग्रह त्याग के। गौतम बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था इसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, और जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण, ठीक है। जब इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था उसको कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। भगवान बुद्ध ने प्राण कुशीनगर में त्यागे थे, ये चीज आपको याद रखना है। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से कौन सी वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, बहुत हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बड़े बड़े अच्छे जो टफ क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं उनको पढ़ते पढ़ते हम आसान क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, या आसान क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार इतना आसान भी नहीं पूछा होगा, और ऐसे आराम से छोड़ के चले जाते हैं, जबकि हमें आराम से हम इसको गैस कर सकते हैं। यहाँ पे पर्वतीय वर्षा आपका आंसर है, ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। उष्ण एवं आर्द्र हवाओं के मार्ग में पर्वतीय भागों के अवरोध के कारण जो वर्षा होती है उसी को पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। जब उष्ण और आर्द्र हवाएं चलती हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पे अगर मान लो पहाड़ आ गया, तो इस हवाओं के नमी के कारण जो भी है आपका यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, तो उसी को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की वर्षा पवनमुखी ढाल के सहारे ही हो पाती है, पर्वतमुखी ढाल पर साबिहीन ही रहते हैं। मानसूनी वर्षा पर्वतीय वर्षा ही है। जो मानसूनी वर्षा होते हैं ना अधिकतर, वो पर्वतीय वर्षा कहलाते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है, मानसूनी वर्षाएं किस तरीके से होती हैं, और यह उसको दूसरे रूप में क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। अब यहाँ पे जो आपको देखा होगा चक्रवाती देखा होगा ना आपने, यहाँ पे चक्रवाती और संवहनी। तो चक्रवाती वर्षा जो होती है गर्म और ठंडा हवाओं के मिलने पर, जो गर्म हवाएं, चक्रवात सिंपल सी चीजें समझ लेना। चक्रवात देखा है ना आपने, जब चक्रवात के बाद जो हवाएं, बीच वाली हवा ठंडी होने लग जाती है ना, क्योंकि बीच में जो होती है गर्म हवा होती है, उसके चारों ओर ठंडी हवा होती है, तभी तो चक्रवात आता है ना। जब वो जो मिड वाली हवाएं होती हैं वो ठंडी होने लगती हैं, तो तब जाके वो चक्रवाती वर्षा बन जाती है, और उसको ही चक्रवाती वर्षा कहते हैं। देखिए जो संवहनीय वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति गर्म एवं आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से, विषुवत जो भूमध्य रेखा होती है उसकी शांत पेटी के आसपास ये वर्षा होती है, और दोपहर 2 से 3 बजे के बीच घनघोर बादल आ जाते हैं, उसके बाद मूसलाधार बारिश होती है। और ये डेली होता है, ऐसा नहीं है कि आज हो गया फिर 1 महीने के बाद, नहीं, डेली ऐसे ही होता है। और ये होता है भूमध्य, जो भूमध्य सागर है ना बीच में मेडिटेरियन, तो वहाँ पे आपका जो ये आपका ग्लोब हो गया, ये बीच वाला क्या है भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास जो शांत पेटी है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए अभी है क्वेश्चन मेरे ख्याल से, सरसों की जो मिश्रित खेती है उस किसके साथ की जाती है, ये चीज़ें हमें बताना है। तो आपका आंसर है यहाँ पे गेहूं के साथ की जाती है। गेहूं के साथ ही क्यों की जाती है, इस चीज़ का समझिए। देखिए सरसों की जो सरसों होता है ये रबी की फसल होती है, और गेहूं भी रबी की फसल होती है। जब रबी की फसल बुआई होती है, रबी की फसल बुआई कब होती है, ये होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होती है। मैं 1 मिनट में लिख देता हूँ, अक्टूबर नवंबर में होती है।
और अप्रैल मई में ये काटा जाता है, मार्च अप्रैल में ये काटा जाता है, ठीक है। अप्रैल में काटा जाता है, मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखा भी है, ये बोया जाता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है। अब होता क्या है, देखिए गेहूं की फसल के साथ साथ सरसों के पौधे भी उसको बुआई हो जाती है इसकी। देखो गेहूं जब कटती है ना, इसकी कटाई अलग हो जाती है, सरसों की कटाई अलग हो जाती है, तो एक ही टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, इसलिए इसकी मिश्रित खेती की जाती है। समझ गए आप। सरसों एक रबी फसल है, इसकी खेती गेहूं की फसल के साथ होती है, मैंने आपको बता दिया, अलग अलग काटा जाता है। रबी की फसल क्या होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल के महीने में इसको काटा जाता है। और रबी की फसल आपको याद रखनी क्या क्या है, गेहूं है, जौ है, आलू है, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों, ये चीज़ें हैं। खरीफ की फसल भी आपको ध्यान रखनी है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन है। और जायद की फसलें क्या क्या है, तरबूज हो गया और खीरा हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, अब ये चीज़ें आपको बताना है कौन सा पड़ता है। अब देखिए इसके जो आपका यहाँ पे है, ये पठार पड़ता है अरावली जो रेंज है, इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। ये बार बार बहुत सारे न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया ये चीज़ें। तो गुरु शिखर कौन सी कौन सी चोटी, उसकी चोटी की सबसे बड़ी चोटी है यहाँ पे, ठीक है, कौन से पर्वत की, तो अरावली है और सबसे पुराना है ये, ठीक है। अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना है इंडिया में अभी तक। और मालवा का जो पठार है आपका, इसका सही आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन डी होगा। और मालवा का जो पठार है, मैंने आपको इसमें बताया होगा, मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। और ये पठार होगा, ठीक है। पठार लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक है। और इसके विस्तृत लावा के प्रभाव से यह निर्मित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुडी, आपको ये याद रखना। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपके ग्रुप सी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी में भी पूछा जाता है, और ग्रुप डी में आपका यूकेपीएससी में तो पूछा ही जाएगा ये। नीलगिरी क्षेत्र की सबसे बड़ी, नीलगिरी को पूछा जाता है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। अरावली की गुरु शिखर आपको बता दिए। छोटा नागपुर का जो पठार है पूर्व भारत में स्थित है, पूर्व भारत में स्थित है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये झारखंड राज्य में अधिकतर हिस्सा इसका है, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें आते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल गए, देखिए कम से कम अगर बात करो तो 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल गया आपको। ये अच्छे से अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। और मैं आपको अगर यकीन नहीं होगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता दूंगा जिस दिन पेपर होगा, तो ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।